Hello friends, some of you have requested me to solve the problem of amalgamation in the nature of purchase. Problem number 14, unsolved problem at the back of amalgamation topic, which is here. Problem number 14, amalgamation in the nature of purchase. So what was required here, that there were two companies, Hari Limited and Vayu Limited. They have given the share capital of the two companies, reserve and surplus, general reserve. In both the columns the figures are given for the purchasing company also and for the vendor company, that is the company which is being taken over by the other company. उसके बारे में भी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिए गए हैं और नीचे दिया गया है कि हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वायु लिमिटेड। तो हरी लिमिटेड का कॉलम पहले वाला है, दिस इज़ द परचेजिंग कंपनी, एंड एब्जॉर्ब्स वायु लिमिटेड, इसका मतलब जो सेकंड कॉलम में फिगर्स हैं वो वेंडर कंपनी है, उसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है बाय द फर्स्ट कंपनी विच इज़ हरी लिमिटेड। एंड द प्रॉब्लम सेज that 10% preference shareholders are to be paid at 10% premium by issue of 9% preference shares of 9% preference shares of Hari Limited. यानी 10% preference shareholders are to be paid by 9% preference shares of Hari Limited। यानी ये Hari Limited अपनी कंपनी के 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स देगी, किसे? इस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को, और जब वो देगी तो वो 10% प्रीमियम पर देगी, यानी 1 लाख की जगह 1,10,000 देगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहा गया है कि गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड इज़ वैल्यूड एट 50,000 एंड बिल्डिंग valued at 1,50,000, machinery at 1,60,000, stock to be taken over at 10% less value, and reserves or bad debts to be created at 7.5%. Equity shareholders of Vayu Limited will be issued equity shares at 5% premium. तो हमें ये तो दिया गया है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे 5% प्रीमियम पर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे 10% प्रीमियम पर। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ हम नेट पेमेंट मेथड परचेज कंसिडरेशन निकालने का फॉलो नहीं कर सकते, हमें नेट एसेट मेथड फॉलो करना होगा, जहाँ पर एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज़ टेकन ओवर एट देयर revised value or agreed value, assets taken over at their agreed value minus liabilities taken over at their agreed value, and where we take all assets except the fictitious assets। जैसे यहाँ पर एक fictitious asset दे रखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो सारे एसेट्स लिए जाएंगे लेकिन ये fictitious asset प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लिया जाएगा। तो हम नेट एसेट मेथड से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इसके अलावा क्या कहा गया है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड एंड शो एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड। यानी हमारे को नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड, इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या करना है कि एक तो जो वेंडर कंपनी है उसकी बुक्स को क्लोज करना है और उसके लिए जो जो लेजर अकाउंट्स बनाए जाने होते हैं वो सब बनाने हैं। उसके बाद परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एक्वायर करने की एंट्रीज़ करनी है और उसकी बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जो रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी वो बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज़, आई एम फर्स्ट गिविंग यू द complete picture of this so that you can click it and you can get at one place the figure, it will not be moving. Now you can have a look at the problem. The problem says it was 9.56 page, yes, 11.95 पेज। सो सबसे पहले आपको कहा गया कि गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड इज़ वैल्यूड एट 50,000। तो हमने एसेट्स टेकन ओवर लेने हैं, जिसमें एसेट्स टेकन ओवर में हमने गुडविल लिया 50,000, राइट, ये गुडविल हो गया। उसके बाद लेट मी कीप द बुक हेयर, एंड हमारे को कहा गया था कि बिल्डिंग
1,50,000 पर तो हमने बिल्डिंग 1,50,000 ले ली। मशीनरी 1,60,000 पर तो हमने मशीनरी 1,60,000 ले ली। उसके बाद स्टॉक टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस वैल्यू। अब स्टॉक की वैल्यू जो दे रखी है वो 1,75,000 दे रखी है, उसमें से हम 10% लेस कर देंगे तो इट इज़ टेकन ओवर एट 1,57,500। उसके बाद डेटर्स के बारे में क्या कहा गया है, रिज़र्व फॉर बैड डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 7.5%। तो हमारा रिज़र्व यहाँ पर पहले डेटर्स हैं कितने, डेटर्स को अगर हम देखते हैं यहाँ ये रहे डेटर्स, और इस कंपनी के डेटर्स हैं 1,00,000। तो हम 1,00,000 अगर डेटर साइड में लेंगे और 7.5% का अगर हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे डाउटफुल डेट्स का तो वो 7,500 होगा। उसको इसमें से आपने लेस किया तो इसका मतलब जो डेटर्स लिए जा रहे हैं वो 1,07,500 पर लिए जा रहे हैं, 92,500। दिस विल बी द एग्रीड वैल्यू ऑफ डेटर्स। और उसके बाद कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक जो है वो इसका 20,000 है तो वो भी ले लिया। तो ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश आर बीइंग टेकन ओवर एक्सेप्ट द फिक्टिशियस एसेट विच इज़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो 10,000 है हम इसको छोड़ देंगे। तो वी हैव टेकन एसेट्स टेकन ओवर एट देयर एग्रीड वैल्यू अंदर परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए नेट एसेट मेथड से, लेस लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर एट देयर एग्रीड वैल्यू। अब लाइबिलिटीज़ के बारे में क्या कहा गया है, यस लाइबिलिटीज़ के बारे में यहाँ कोई भी रिवाइज वैल्यू नहीं दी गई है। तो जब कोई वैल्यू नहीं दी जाती तो उसे बुक वैल्यू पर ही लिया जाता है। तो लाइबिलिटीज़ पहले हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं बैलेंस शीट में कि लाइबिलिटीज़ हैं कौन कौन सी। तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी फ़ंड जो है दैट इज़ अ लाइबिलिटी और वो 20,000 है। तो हमने 20,000 रुपये ग्रेचुटी फ़ंड ले लिया। और उसके बाद क्रेडिटर्स जो हैं दे आर 80,000, हमने क्रेडिटर्स 80,000 ले लिए। तो एसेट्स टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर दैट विल बी योर परचेज कंसिडरेशन 5,30,000। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे पहले हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी होती है। अब इस परचेज कंसिडरेशन को पे कैसे किया जाएगा, पहले पॉइंट में कहा गया था कि 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड। तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स 1,00,000 थे तो 1,00,000 को हम 1,10,000 रुपये देंगे और वो इन द फॉर्म ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे हरी लिमिटेड के, लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पर नहीं होंगे, वो एट पार होंगे। तो 1,10,000 रुपये तो हम प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में देंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम बाकी बचा हुआ देंगे, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज थी इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी इशूड इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम। तो इसका मतलब 5,30,000 में से, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन आपको पता है वॉट एवर इज़ पेएबल फॉर द शेयर होल्डर्स दैट इज़ द परचेज कंसिडरेशन। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर 1,10,000 दिया जा रहा है, इसका मतलब 4,20,000 जो दिया जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। और वो हम देखेंगे कैसे दिया जाएगा, क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम हमें इशू करने हैं। तो 4,20,000 दिए जाने, और वो कैसे दिए जाएंगे जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें पता लगेगा। फॉर द टाइम बिंग इतना ही ठीक है कि हमने परचेज कंसिडरेशन निकाल ली एंड दैट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन निकालने के बाद प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड। अगर हम वेंडर कंपनी की बुक्स को हमें क्लोज़ करना होता है तो सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, और अगर हमने उसकी बुक्स को क्लोज़ करना है तो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट होता है वो भी क्लोज़ करते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, वो भी क्लोज़ करते हैं। और जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनको भी हम ट्रांसफ़र करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। जैसे यहाँ ये जनरल रिज़र्व है और यहाँ पर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या एक्यूमुलेटेड लॉस का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में अब हम सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे और सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। किसके, वेंडर कंपनी के, जिसको बंद किया जा रहा है, जिसको टेक ओवर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम इसकी बैलेंस शीट को क्लोज़ कर रहे हैं, इसलिए जिस एसेट को बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पर शो किया गया है हम उस वैल्यू पर उसे
रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे आर ट्रांसफर्ड एट देयर बुक वैल्यू। यहाँ जब परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं तो एग्रीड वैल्यू लेते हैं, लेकिन जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो बुक वैल्यू लेते हैं, यानी जो बैलेंस शीट में दी गई हैं। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़ दी गई थी हमने उन्हें यहाँ पर लेना है। बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, जो वैल्यूज़ बैलेंस शीट में हैं हमने उन्हीं वैल्यूज़ पर लिया है। 1,00,000, 1,50,000, 25,000 इन्वेंट्री, 1,75,000 डेटर्स, 1,00,000 कैश एट बैंक। और इसके अलावा ये लाइबिलिटीज़ हो गई ग्रेच्युटी फंड और सन्ड्री क्रेडिटर्स। और रियलाइजेशन अकाउंट में आप परचेज कंसिडरेशन को भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपकी एंट्री क्या होती है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ पेएबल टू द परचेजिंग कंपनी एज परचेज कंसिडरेशन। तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है। इसके अलावा अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रीमियम पे करते हैं तो दैट इज़ एन एक्सपेंस एंड दैट एक्सपेंस इज़ ऑल्सो टू बी, दैट इज़ एन एक्स्ट्रा चार्ज एंड दैट इज़ ऑल्सो टू बी चार्ज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस प्रॉब्लम में ये कहा गया था कि 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम उनको जो दिया जा रहा है वो 10,000 रुपये दिया जा रहा है। तो ये 10,000 रुपये भी रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, राइट। अगर हम और अकाउंट्स इसके जब क्लोज़ कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्या होगा। ये 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट है। यहाँ पर आपने पहले बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे और फिर यहाँ हम उनको 1,10,000 के शेयर्स दे रहे हैं। 9% प्रेफरेंस शेयर्स हरी लिमिटेड में 1,10,000 के दे रहे हैं। तो ये जो 10,000 रुपये हम प्रीमियम दे रहे हैं, ये प्रीमियम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा। हमारी एंट्री हो रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ ये एंट्री ऐसे दिखाई दे रही है बाय रियलाइजेशन, तब ये 1,10,000 बराबर होगा। और ये 10,000 आप रियलाइजेशन अकाउंट में ले जा रहे हैं और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं। दैट विल बी एन एक्सपेंस ऑफ द रियलाइजेशन, चार्ज ऑन द रियलाइजेशन। और फिर जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ हमारा आया 50,000 रुपये का प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन विच विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। नाउ वी विल मेक अ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जो शेयर कैपिटल है वो 3 लाख है। हमने 3 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और ये जो आपका 50,000 रुपये था रियलाइजेशन का प्रॉफिट, वो भी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम बैलेंस शीट को क्लोज़ करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज़ करते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और जो एक्यूमुलेटेड लॉस है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो जनरल रिज़र्व कितना है यहाँ, 80,000 रुपये। ये 80,000 रुपये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 रुपये है ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को बियर करना पड़ेगा। इट इज़ अ एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डेबिट हो रहा है। उस अकाउंट को आप क्लोज़ कर देंगे तो एक्यूमुलेटेड लॉस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दोनों इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। जब हमने इस अकाउंट को क्लोज़ किया तो ये आया 4,30,000 और 10,000 घटाया तो 4,20,000। अब यहाँ पर हमें ये कहा गया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वायु लिमिटेड विल बी इशूड इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम। लेकिन यहाँ जब हम एंट्री करेंगे तब हम लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, 4,20,000 रुपये की वैल्यू के शेयर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ जो कंपनी की बुक्स क्लोज़ हो रही हैं वहाँ हमें शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये शो करना है कि 4,20,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स आर बीइंग इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि 4,20,000 worth of shares will be issued to equity shareholders.
जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम होगा वो हमें जो इशू करने वाली कंपनी है या जो परचेजिंग कंपनी है उसकी बुक्स में शो करना होगा कि कितनी शेयर कैपिटल है और कितना सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है इसमें से। यहाँ हम सिर्फ यही शो करेंगे इक्विटी शेयर्स इन हरी लिमिटेड 4,20,000 के। इज़ दिस क्लियर? और हमने देखा कि 1,10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, 4,20 के इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर 5,30 ये परचेज कंसिडरेशन का टोटल हो गया। अब परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बनाया जाता है। तो परचेजिंग कंपनी के अकाउंट में हमने सबसे पहले क्या एंट्री करनी थी? जो हमने एंट्री की थी परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया 5,30,000। अब इस कंसिडरेशन को हमने पे कैसे करना है, क्योंकि ये हम एंट्रीज़ कर रहे हैं फॉर क्लोजिंग। तो जब हम क्लोजिंग की एंट्रीज़ कर रहे हैं इसका मतलब वी विल पे द परचेज कंसिडरेशन, वी विल रिसीव। जो कंपनी क्लोज हो रही है उसे परचेज कंसिडरेशन मिलेगी और परचेजिंग कंपनी को एसेट्स और लायबिलिटीज़ मिलेंगे। तो ये परचेज कंसिडरेशन हम किस तरह से पे कर रहे हैं परचेजिंग कंपनी को ना? परचेजिंग कंपनी हमें कैसे पे कर रही है परचेज कंसिडरेशन? हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए 1,10,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है और हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 4,20,000 की वर्थ के इक्विटी शेयर्स दे रही है। तो हम लिखेंगे रिसीप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर्स इन हरी लिमिटेड। इस तरह से हमारा परचेजिंग कंपनी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा कि उसे हमें 5,30,000 रुपये देने थे और वो उसने हमें प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में दे दिए। और किसके लिए दिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही दिए। तो ये परचेज कंसिडरेशन है। तो इस तरह से जब हमें ये कहा जाता है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी, तो हमें ये अकाउंट्स बनाने होते हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड परचेजिंग कंपनी अकाउंट। उसके बाद हमें प्रॉब्लम में कहा गया है कि शो द एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, यानी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में जो एंट्रीज़ होंगी फॉर एक्वायरिंग द बिज़नेस वो क्या होते हैं? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ द वेंडर कंपनी वायु लिमिटेड है। अब ये एंट्रीज़ हम हरी लिमिटेड की बुक्स में कर रहे हैं। तो बिजनेस परचेज अकाउंट विद द परचेज कंसिडरेशन हम ये फर्स्ट एंट्री करते हैं। उसके बाद हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट करते हैं, राइट। अगर यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन और इसमें डिफरेंस आता है तो वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होता है। यहाँ पहले ही गुडविल दे रखी है। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था तो हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र किया था, लेकिन जब ये कंपनी इसे एक्वायर कर रही है तो वो एग्रीड वैल्यू पर एक्वायर कर रही है। तो जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू आपने परचेज कंसिडरेशन निकालने में ली थी, क्योंकि इन रिवाइज्ड वैल्यू पर, इस एग्रीड वैल्यू पर ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिए गए हैं, तो हम एक्विजिशन की एंट्रीज़ में सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उस एग्रीड वैल्यू पर, वैल्यूज एट विच एसेट्स आर टेकन ओवर और द एग्रीड वैल्यू। तो हमने गुडविल को 50,000 पर, बिल्डिंग पर इतना, डेटर्स ये, और डेटर्स में हमने वहाँ 7,500 को घटाया था। यहाँ हम डेटर्स को ओरिजिनल वैल्यू पर लेकर और प्रोविज़न को लायबिलिटीज़ के साथ शो करेंगे और फिर टू बिजनेस परचेज अकाउंट यानी परचेज कंसिडरेशन ले लेंगे। तो ऑटोमेटिकली इसमें गुडविल पहले ही आया हुआ है। लिक्विडेट, अब हम क्या नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे कि हमने बिज़नेस एक्वायर किया है तो हमें परचेज कंसिडरेशन पे करना है। तो अब हम परचेज कंसिडरेशन किसे पे करेंगे? लिक्विडेटर ऑफ द वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट। और कैसे पे करेंगे? अपनी कंपनी के 9% प्रेफरेंस शेयर्स 1,10,000 के दे देंगे। अब उस कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स थे उनको 10% प्रीमियम पर दिया गया था, लेकिन इस कंपनी ने अपने जो शेयर्स दिए हैं वो प्रीमियम पर नहीं दिए हैं, वो एट पार दिए हैं। इसलिए 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,10,000 होगी, इसमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं होगा। वहाँ जो 1,00,000 थे उन्हें 10% प्रीमियम पर दिया गया था, तो 10% पे प्रीमियम पर देकर 1,10,000 के अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं हरी लिमिटेड ने। तो यहाँ पर 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ही आएगा, 10,000 रुपये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट 5% प्रीमियम दिया गया है, तो हमने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को 4,20,000 रुपये पेएबल हैं। तो जो ये शेयर्स दिए जा रहे हैं वो 5% प्रीमियम पर दिए जा रहे हैं।
5% प्रीमियम पर दिए जाने का मतलब है कि हम जो शेयर है वो हमारा कितने का था, 10 रुपये वाला था। तो इसका मतलब है कि हम 10 रुपये वाला शेयर 5% प्रीमियम पर देने का मतलब हुआ 10 रुपये 50 पैसे, यानी 105। अगर आप उससे डिवाइड करते हैं 4,20,000 को, तो ये आया कि 4 लाख रुपए शेयर कैपिटल में है और 20,000 रुपये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में है। यानी जो कंपनी शेयर्स इशू करती है वो अपनी बुक्स में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में डालेगी इस 20,000 रुपये को, और 4 लाख रुपए को शेयर कैपिटल में डालेगी। लेकिन जो कंपनी रिसीव कर रही है उसे अलग से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम शो करने की ज़रूरत नहीं है। उसे तो 4,20,000 की वैल्यू के शेयर्स मिले हैं, यानी उसे 4,20,000 कैश में मिलना था, उसकी जगह उसने शेयर्स ले लिए और वो शेयर्स 4,20,000 की वर्थ के हैं। तो यहाँ आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं लिखेंगे इसकी बुक्स में, लेकिन जो इशू करने वाली कंपनी है उसकी बुक्स में आप 4 लाख रुपए शेयर कैपिटल में डालेंगे और 20,000 रुपये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में डालेंगे। अब इसके बाद ड्राफ्ट द बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ये भी आपको कहा गया है। ड्राफ्ट द बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो अब बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा, जब हम एब्जॉर्प्शन के बाद की बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो आपकी एसेट्स होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ में दूसरी कंपनी के जो एसेट्स आपने लिए हैं और जिस वैल्यू पर लिए हैं वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं। एक बात तो ये, दूसरा क्या चेंज आता है कि आपकी जो शेयर कैपिटल है वो तो होती ही है, साथ में आपने इस कंपनी को, इसके शेयर होल्डर्स को जितने अपनी कंपनी के शेयर्स दिए, इसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितने आपने अपनी कंपनी के शेयर्स दिए, वो आपकी अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। तो आपकी शेयर कैपिटल जो थी वो 10 लाख रुपए थी और आपने 4 लाख रुपए के शेयर्स अभी इशू किए हैं ये वाली एंट्री में, तो आपकी जो शेयर कैपिटल हो गई वो 14 लाख रुपए हो गई, यानी 1,40,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले। अब प्रेफरेंस शेयर्स का क्या हुआ, आपके प्रेफरेंस शेयर्स थे 9% वाले 10 लाख रुपए के, और इस कंपनी को आपने 1,10,000 रुपये के दिए। तो आपकी जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हैं 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, राइट। तो 100 ईच वाले ये हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपने इसे 100 से डिवाइड किया तो आपके कितने शेयर्स हो गए, 10,000 शेयर्स हो गए, राइट। सॉरी, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये है आपकी 9%, सॉरी वो 10 लाख शेयर कैपिटल इक्विटी की थी, ये है 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आपकी 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी थी अपनी, और आपने अभी 1,10,000 रुपये के शेयर्स इनको इशू किए ये वाली एंट्री में, जो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। तो 1 लाख और 1,10,000 मिलाकर आपके हो गए 2,10,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी 2,100 9% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाले हो गए। ये तो आपका शेयर कैपिटल में चेंज आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट आइटम पर, रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में आप केवल किसका जनरल रिजर्व ले रहे हैं, जो आपकी परचेजिंग कंपनी है, जो वायु लिमिटेड है उसका जनरल रिज़र्व इसमें नहीं आएगा, वो कहाँ जा चुका, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जा चुका। तो आपने 1 लाख रुपये जनरल रिज़र्व लिया, राइट, ये 1 लाख रुपये जनरल रिज़र्व। और अभी आपने जो ये इशू किए थे शेयर्स, तो उससे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 20,000 रुपये था, तो ये 20,000 रुपये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर 30,000 रुपये हैं। तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इनको आपको राइट ऑफ करना होता है। तो आपने इस 30,000 में से 20,000 तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से राइट ऑफ कर दिए, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बैलेंस शीट में ख़त्म हो जाएगा। और जनरल रिज़र्व जो 1 लाख था उसमें से 10,000 और राइट ऑफ कर दिए। तो ये 20 और 30 जो 30,000 रुपये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे परचेजिंग कंपनी के, वो ख़त्म हो जाएंगे और जनरल रिज़र्व यहाँ 90,000 रह जाएगा। जो वेंडर कंपनी है उसका जनरल रिज़र्व यहाँ नहीं आएगा। अब आता है नेक्स्ट आइटम, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर ये ट्रेड पेएबल्स। तो 1,30,000 और 80,000 ये दोनों के मिलाकर 2,10,000 हो जाएंगे। उसके बाद रिटायरमेंट ग्रेजुएटी फ़ंड 50 और 20 70, ये 50 और 20 70 दोनों के मिलाकर हो जाएंगे, राइट, ये ऑन अमलगमेशन आया। फिर हम आते हैं टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। बिल्डिंग 3 लाख की थी
और जो अभी हमने टेक ओवर की है बिल्डिंग वो 1,50 की टेक ओवर की है, तो 3 लाख और 1,50,000 4,50,000 हो जाएगा। मशीनरी 5 लाख की थी और हमने 1,60,000 पर ली है, तो 5 लाख प्लस 1,60,000 ये 6,60,000 हो जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री 2,50,000 की थी और हमने इन्वेंट्री कितने की लिए 1,57,500 की। ये तो हम 2,50 के अंदर ये रहा स्टॉक 2,50,000 के अंदर 1,57,500 जोड़ देंगे। डेटर्स हमारे 2 लाख हैं और 1 लाख हमने टेक ओवर किए 3 लाख और उसमें से 7,500 हमने प्रोविज़न घटाया 2,92,500 ये डेटर्स हो जाएंगे। कैश आपका 50,000 और 20,000 है, तो 50 और 20 70 कैश हो जाएगा। गुडविल 50,000 यहाँ दे रखी है, ये देखिए गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स ये 50,000 दे रखी है और आपने इसको 50,000 में एक्वायर किया है, तो गुडविल 50,000 और ऑन एमलगमेशन आपने गुडविल कितने की एक्वायर की है, ये रही गुडविल ये 50,000 1 लाख। तो दिस इज़ हाउ द चेंजेस विल कम इन द बैलेंस शीट। आई एम गिविंग यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस ऑल्सो सो दैट you can check at your end. Is this clear? So this is regarding your illustration, problem 14 from the chapter of amalgamation in the nature of purchase.